हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम देख रहे हैं पाठ 10 वृत्त में एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। और दूसरा टॉपिक है अपना एनसीईआरटी उदाहरण 1 से लेकर 3 तक। 1 से लेकर 3 तक उदाहरण जो हैं, ये तीनों के तीनों उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में ऑलरेडी बहुत कम उदाहरण हैं, तो ये तीनों उदाहरण आपको बहुत ढंग तरीके से समझने हैं, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है भाई, सब कुछ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा दिया गया है। जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की, तो मेहनत करेंगे और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर स्कोर लेकर आएंगे। हम यहाँ पर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की सारे क्लासेस कवर करते हैं। पूरा सब्जेक्ट आपको बहुत बढ़िया से क्लियर कराया जाता है। और वहीं अगर आप सीबीएसई बोर्ड मतलब कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो हमारा इंग्लिश मीडियम का अलग चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, आप उसको फॉलो करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे और वहां से अपनी बेहतरीन तैयारी करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला टॉपिक है अपना एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। अब देखो, यहां पर 3 कंडीशन है। हो सकता है वो बिंदु वृत्त के बीच में कहीं अंदर हो, कहीं अंदर हो, मान लो इस बिंदु का नाम P रख दिया, कहीं अंदर हो P। हो सकता है ये P वृत्त के ऊपर हो, वृत्त के बिल्कुल ऊपर हो, या हो सकता है ये P वृत्त के बाहर कहीं स्थित हो। 3 के समझ गए। मतलब ये जो बिंदु है ना, जहां से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, वृत्त के अंदर भी हो सकता है, वृत्त के ऊपर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो तीनों केस में देखेंगे कि कौन से केस में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे सबसे पहली केस की मैं बात करता हूं, जब ये बिंदु P जो है वो वृत्त के अंदर कहीं है। ऐसे केस में आप एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि जैसे ही स्पर्श रेखा खींचने जाएंगे वो रेखा वृत्त को 2 जगह पे काटेगी। देखो यहाँ पे जितनी भी रेखाएं खींची जा रही हैं सब वृत्त को 2 जगह पे काटती हैं, लेकिन स्पर्श रेखा जो होती है वो वृत्त को केवल और केवल एक जगह पर काटेगी। अब किसी के दिमाग में आएगा, सर ऐसे खींचूंगा मैं, तो भाई रेखा खींचनी है, ये दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है। आपको इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, इधर खींचोगे तो देखो 2 जगह पे काट रही है। तो अंदर अगर कोई बिंदु है तो आप एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे। अगर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है, एक बिंदु, तो यहां से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और जो तीसरा अपना केस है, जब बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित हो, इसी के बारे में मेजरली हम बात करने वाले हैं, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। लेकिन अगर बाह्य बिंदु से, बाहर की किसी बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं दिखाई दे रही होंगी, मतलब बाहरी बिंदु से, अगर वृत्त से बाहर कोई बिंदु है तो यहां से आप इस तरह से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और मजे की बात यह है कि भाई ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो PT1 है और PT2 है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अभी थोड़ी देर में हम इसको सिद्ध भी करने वाले हैं। तो ये तीनों कंडीशन याद हो गई कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं, वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो 2 स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यही प्रमेय की बात कर रहा था कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो देखो ये वृत्त है, अभी जो तीसरा केस बताया हूं वही था, स्थिति 3। बाहर कोई बिंदु P है, बाहर कोई बिंदु P है। अगर मैं बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींच रहा हूं, एक ये और एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं, इसका नाम PT1 रख दिया, इसका नाम PT2 रख दिया। दोनों स्पर्श रेखाएं PT1 और PT2 ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये आपको सिद्ध करना है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी। तो इसको मैंने केंद्र O मान लिया, O और T को आपस में मिला दिया। तो यहां पर आपको पता होगा कि जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होता है, वो स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होता है, मतलब यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा होगा। इसी प्रकार से इसको भी यहां पर स्पर्श बिंदु से मिला देंगे तो यहां भी ये 90 अंश का कोण बनाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये रेडियस है, ये त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा के ऊपर ये 90 अंश का कोण बनाता ही बनाता है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। अब क्या करेंगे, OP को मिलाएंगे, किसको, OP को। OP को मिलाया, OP को मिलाते ही आपके पास 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। पता है ना क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर है। PT1 बराबर है PT2 के। अगर मैं
इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देता हूं। इसके करने के वैसे दो तरीके हैं। पहला तरीका समझेंगे, अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देता हूं तो बाई सीपीसीटी में क्या लिख दूंगा, सीपीसीटी क्या लिख दूंगा कि ये P जो है वो PT1 के बराबर है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर हैं। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज OP, त्रिभुज OT1P और त्रिभुज OT2P में, इन दोनों त्रिभुज में जरा जल्दी से बताना तीन बातें जिससे सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं OP जो है वो OP के बराबर है, उभयनिष्ठ रेखा। OP दोनों में आ रहा है तो ये तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बताओ मुझे, दूसरा पॉइंट बताओ मुझे। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा भाई कि ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। OT1 जो है वो OT2 के बराबर होगा। क्यों होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, क्या लिखेंगे यहां पर, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। कोई डाउट वाली बात है यहां तक नहीं है, सब कुछ बढ़िया। एक ही वृत्त की क्या है, दोनों की दोनों त्रिज्याएं हैं, आपस में बराबर होंगी। और तीसरी बात, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे OT1P बराबर OT2P, एंगल का चिन्ह भी लगाएंगे। कोण OT1P बराबर कोण OT2P 90 डिग्री ईच। क्यों 90 डिग्री प्रत्येक। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जो त्रिज्याएं होती हैं वो स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं, इसीलिए दोनों की दोनों क्या होंगी, 90 डिग्री के बराबर होंगी। और ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज OT1P, त्रिभुज OT1P सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज OT2P के, त्रिभुज OT2P के। कौन से नियम से, तो भुजा, कौन कौन सा नियम लगाया यहाँ पे, ये भुजा लिया, ये भुजा लिया और ये कोण ASS तो नियम नहीं होता है। तो ASS नहीं होता है जब तो भाई RHS लग रहा होगा। कुछ ऐसा हो रहा है क्या, तो देखो 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने ये क्या है, कर्ण है, और ये एक भुजा है और 90 अंश का कोण। तो देखो R मतलब राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, राइट एंगल कोण मिल गया, मतलब कि समकोण मिल गया, समकोण मिल गया। हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये मिल गया और एक साइड मिल गई। तो इसमें RHS सर्वांगसमता कसौटी नियम लग रहा है। जब भी आपके साथ ये धोखा हो कि ASS आ रहा है और 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो हमेशा वहां पर क्या लगता है, RHS लगता है। ठीक है, ये कुछ नहीं होता ASS, है ना, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता भी है कौन सा सर्वांग समता नहीं है, ये भी सर्वांग समता नहीं होता, या ASS भी नहीं होता, SSA भी नहीं होता, और बाकी की बाकी आपको पता ही होंगी सर्वांग समताएं क्या क्या होती हैं। तो यहां पर लिखेंगे कौन सी कसौटी के अनुसार, RHS सर्वांग समता कसौटी के अनुसार, और बाई CPCT लिख देंगे PT1 बराबर PT2 बराबर PT2। ठीक है, बाई CPCT। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से हमने बाई CPCT सिद्ध कर दिया कि PT1 जो है वो PT2 के बराबर है, अर्थात जो वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। क्लियर है बातें, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक देखो दो थ्योरम है, लेकिन ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली बहुत ज्यादा बार पूछी जा चुकी है, पहली वाली भी पूछी जा चुकी है, कम बार पूछी गई है, ये वाला बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तो एकदम आसान भी है भाई, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है आपको इसकी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं उदाहरण संख्या 1। उदाहरण संख्या 1 में आपसे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। बोल रहा है कि एक बड़ा वृत्त है जिसकी ये जीवा AB जो है छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखो अगर इस AB को देखो, ये बड़े वाले वृत्त के लिए तो जीवा है ना, कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले वृत्त के लिए क्या है, ये एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है। तो आपको यह सिद्ध करना है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पे समद्विभाजित होती है। सिद्ध करना है कि AP जो है वो BP के बराबर है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि
एपी जो है वो बीपी के बराबर है। देखो 9th क्लास में भी ऐसा आपने सिद्ध कर लिया है। आप डायरेक्ट अगर थ्योरम जानते हो कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये ओ केंद्र है, ओ केंद्र है और ये ए बी बड़े वाले सर्कल C1 की जीवा है। केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, जीवा पर खींचा गया लंब, लेकिन कहीं लंब नहीं दिया, कहीं ये नहीं दिया कि 90 अंश का कोण है, ऐसा दिया नहीं है आपको। कहीं लिखा है क्या, कहीं लिखा है क्या कि 90 डिग्री का कोण है, तो ये नहीं लगा सकते हो आप। हमें क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि ऐसा, लेकिन हम बोल सकते हैं भाई कि ये 90 डिग्री का कोण है, ऐसा लिखा तो नहीं है क्वेश्चन में कि ये 90 डिग्री का कोण है। अब मैं कैसे बोल सकता हूं कि 90 डिग्री का कोण है, मैं इसलिए बोल सकता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए छोटे वाले वृत्त को ध्यान में रखें। किसको, C2 को ध्यान में रखें। क्या कुछ दिखा कि वहां 90 डिग्री का कोण क्यों बनेगा, तो लिखेंगे AB वृत्त C2 की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई आप, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि त्रिज्या इसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर आनी चाहिए। स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होते हैं, आपस में क्या होते हैं, लंब होते हैं। अतः क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि भाई ये त्रिज्या है, ये क्या है, एक त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो यहां कोण कितने का बन रहा होगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अतः OP परपेंडिकुलर टू, इसलिए OP परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, AB के ऊपर। AB के ऊपर क्या हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब लिखेंगे वृत्त C2 में, C1 में, बड़े वाले वृत्त में आ जाओ। छोटे वाले वृत्त का बस इतना ही रोल था कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल दिखाना था। ये कैसे दिखा दिया कि भाई त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बनता, बात खत्म कर दिया मैंने। अब मैं बड़े वाले सर्कल को, बड़े वाले वृत्त को ले लिया, C1 को ले लिया, तो लिख रहा हूं मैं वृत्त C1 में AB जीवा है। अब AB बड़े वाले के लिए क्या बन गई, जीवा बन गई। केंद्र O से जीवा AB पर, जीवा AB पर, देखो केंद्र O से जीवा AB पर OP लंब रेखा है, OP लंबवत रेखा है। अभी हमने सिद्ध किया है ना, लंबवत रेखा है। हम जानते हैं कि, अब देखो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन भी है और मैथमेटिकल भी है। हम जानते हैं कि, है ना, इसमें थियरी ज़्यादा लिखनी पड़ती है हमें। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के, अब मैंने ये बता दिया कि भाई यहाँ पर ये इस पर लंब है ना, लंब 90 डिग्री दिख रहा है तो लंब है। और हमें पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, तो हमने देख लिया कि ये जीवा पर समद्विभाजित करता है। अतः AP बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, AP बराबर BP। एक बार फिर से समझेंगे इसको। देखो सबसे पहले क्या था, मुझे यहाँ पर 90 डिग्री सिद्ध करना था। 90 क्यों, 90 अगर मैंने सिद्ध कर दिया तो मैं ये दिखा पाऊंगा कि ये इस पर लंब है, और अगर OP इस पर लंब है तो बड़े वाले वृत्त के लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए OP अगर इस पर जीवा पर लंब है तो भाई केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब जीवा को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता, बात खत्म।
तो 90 सिद्ध करने के लिए मैंने छोटे वाले सर्कल को लिया था और ये त्रिज्या हो गई थी, ये स्पर्श रेखा हो गई थी। हमें पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो बस ये कहानी थी, इसको रिलेट करके आपको ऐसे ही लिख देना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे, बढ़ेंगे अपने उदाहरण संख्या 2 की तरफ। ये रहा भाई एग्जाम्पल नंबर 2। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। बाह्य बिंदु T है, यहां से दो रेखाएं हैं TP और TQ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघुत्तरी में पूछा जाने वाला। बड़ा ही आसान तरीके से बताऊंगा, सबको समझ में आएगा, बस ध्यान देना थोड़ी देर। यहां देखो TP एक स्पर्श रेखा TP और एक स्पर्श रेखा क्या है, TQ है ना। और बोल रहा है कि ये सिद्ध करो, जो भी सिद्ध करना है। तो आपको पता है भाई कि बाह्य बिंदु से अगर TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं, अगर किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। कहने का मतलब है, लिखेंगे TP बराबर TQ, यहां पर लिख लेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो हमने देखा कि TP बराबर TQ, और क्या ध्यान दे पा रहे हो, क्या ये एक आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज नहीं दिख रहा है क्या? एक समद्विबाहु त्रिभुज नहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। तो लिखेंगे TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए TPQ क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमने देखा कि TP बराबर TQ हो चुका है। तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर हैं, इनके सामने के, इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो TP के सामने आपको कोण Q दिख रहा है, ये वाला, TQ के सामने आपको ये वाला कोण P दिख रहा है। तो इनका नाम लिख दो। TP के सामने कौन सा, Q वाला कोण है, एंगल TQP, एंगल TQP बराबर ये वाला एंगल, एंगल TQP, ये वाला एंगल, ये वाला। ऐसे ही TQ के सामने एंगल TPQ है। यहां पर आप कारण खुद से लिख लेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इतना। और इन दोनों को मैंने मान लिया बराबर एंगल 1, इन दोनों का नाम दे दिया मैंने कि भाई ये भी एंगल 1 है मेरे लिए और ये भी एंगल 1 है, दोनों बराबर हैं तो दोनों एक जैसे मान लिया कि ये भी एंगल 1 और वो भी एंगल 1। क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, लिखेंगे OP जो है वो लंब होगा PT पर, OP जो है लंब होगा PT पर। क्यों? कारण खुद से लिखना है। क्यों? प्रमेय संख्या 10.1। क्या कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब ये लंब है, ये पूरा का पूरा 90 अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि ये त्रिज्या है भाई, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, ये इस पर लंब होगी, 90 अंश का कोण बनेगा। तो वही बात यहां पर लिख दिया गया। तो यहां से लिख सकता हूं एंगल OPT बराबर, एंगल OPT बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। OPT को मैं दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं, क्या क्या, एक तो OPQ, एक इतना, और एक ये ग्रीन वाला, OPQ प्लस एंगल 1, एंगल OPQ प्लस एंगल 1 बराबर 90 डिग्री। इस पूरे को तोड़ दिया। OPT ये पूरा था, ये पूरा OPT था यहां से लेके यहां तक, येलो वाला पार्ट, इसको दो भागों में तोड़ दिया, OPQ मतलब इतने में, और प्लस ये एंगल 1 प्लस ये एंगल 1, दो भागों में तोड़ के कुछ इस प्रकार से बना दिया। और यहां से भाई किसका मान निकालेंगे, कौन हमें नहीं चाहिए और कौन चाहिए, पहले तो ये डिसाइड कर लो। यहां से आप एंगल 1 का मान निकाल लो। एंगल 1 का मान कितना आ जाएगा, 90 माइनस OPQ, 90 माइनस OPQ, समीकरण संख्या 1।
कुछ नहीं किया। ध्यान देना क्या किया, अभी तक क्या किया एक बार बता दूं फटाफट से। ये दोनों कोण बराबर हैं, इनको एंगल वन मान लिया। ये पूरा का पूरा 90 बना रहा था, इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया और यहां से एंगल वन का मान निकाल लिया, यहां से एंगल वन का मान निकाल लिया और कुछ नहीं किया अभी तक। इतना क्लियर। अब देखो फिर से त्रिभुज TPQ में, फिर से इसी के पीछे पड़ जाओ। TPQ में एक त्रिभुज है। TPQ क्या है, एक त्रिभुज है। अगर मैं इसके तीनों कोणों का योगफल करता हूं, तीनों कोणों को जोड़ता हूं तो कितना आएगा 180। तो तीनों कोणों को जोड़ दो भाई, PTQ प्लस इसका नाम क्या है एंगल वन, इसका भी नाम है एंगल वन प्लस एंगल वन, तीनों कोणों को जोड़ दिया, कितना आ गया 180 डिग्री। ध्यान देना ये वाला कोण PTQ प्लस एंगल वन, इन तीनों को जोड़ के कितना आ गया 180 के बराबर। यहां से क्या होगा, PTQ को उधर भेजेंगे, एंगल वन कितनी बार एंगल वन, 2 बार, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल वन बराबर 180 माइनस एंगल PTQ। यहां से भी एंगल वन का मान निकाल लो, 180 माइनस एंगल PTQ डिवाइडेड बाय 2, और इसको अलग लिखें अगर 180 अपॉन 2 कितना 180 बटे 2, 180 बटे 2 कितना 90, माइनस इसके बटे भी 2 लिख दो, ये 2 को अलग अलग कर दिया, मतलब इस 2 को इसके साथ लिखा तो ये 90 बन गया और इस 2 को इसके साथ भी लिख दिया, ये एंगल वन का मान आ गया, इसको समीकरण 2 बना दिया। जरा ध्यान देना समीकरण 1 और 2 को देखना, ये भी एंगल वन का मान, ये भी एंगल वन का मान, मतलब इस दोनों समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष आपस में बराबर हैं, और बायां पक्ष आपस में बराबर होगा तो इनका दायां पक्ष भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब यहां एंगल वन के बराबर है तो ये वाला पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो आ जाओ इसको बराबर करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से सिद्ध हो चुका है, बस यही समझना था आपको। देखो खेल तो खत्म है, खेल खत्म है, आगे का समझ जाओगे। ये दोनों पॉइंट आपको समझना था, एक बार ध्यान देंगे यहाँ पे। अभी तक क्या किया, एक बार ये 90 दिखा के एंगल वन का मान यहां निकाला था 90 दिखा के, और एक बार तीनों कोणों का योगफल 180 करके फिर से एंगल वन का मान निकाला। इन दोनों मानों को आपस में बराबर कर दो, 90 माइनस OPQ जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, 90 माइनस PTQ बटे 2, 90 माइनस PTQ बटे 2, 90 से 90 को उड़ा दिया, माइनस एंगल OPQ बराबर माइनस एंगल PTQ बटे 2, माइनस से माइनस को उड़ा दिया, 2 को यहां भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल OPQ बराबर PTQ। क्या यही सिद्ध करना है, क्या यही सिद्ध करना था क्या, देखो ध्यान से और बताओ, बिल्कुल यही सिद्ध करना था। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो उदाहरण संख्या 3 आज का आखिरी उदाहरण भी देख लेते हैं भाई, और ये रहा उदाहरण संख्या 3। ध्यान देना ये भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, मैंने पहले ही बता दिया था 3 के तीनों उदाहरण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे यहां पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। ये PQ इसकी जीवा है 8 सेंटीमीटर लंबी, और इसका जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं, P और Q पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए, TP की लंबाई मैंने मान लिया कितना x, ठीक है। कैसे कैसे खेलेंगे ध्यान देना, कुछ चीजें बताऊंगा, ध्यान देना बहुत ध्यान से, आसान चीज है। अगर ध्यान से नहीं समझोगे तब तो वही मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। ध्यान से समझते रहना। 3 बातें हैं इसमें, कितनी बातें, 3 बातें, 3 बातों में बात खत्म। सबसे पहली बात क्या, सबसे पहले आपको इसको ये समझना पड़ेगा कि ये जो लाइन जा रही है इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर लंबवत है और इसको समद्विभाजित भी करती है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4, पूरा 8 है तो ये कितना 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ORP में, त्रिभुज ORP में आपको पाइथागोरस लगाना है। ध्यान देना ये वाला त्रिभुज ORP, ये वाला, इस वाले त्रिभुज में ये पता है, ये 4 पता है, OR निकालना है, पाइथागोरस लगाओ। OP का स्क्वायर बराबर OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। OP कितना है भाई, OP कितना 5 का स्क्वायर, OR हमें निकालना है, OR हमें नहीं पता, प्लस PR कितना है 4 का स्क्वायर।
तो ओ आर का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 मतलब कि 9। तो ओ आर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, इसको रूट में डालेगा तो ये 3 आ जाएगा। तो ओ आर हमारे पास आ चुका है यहां से यहां तक भाई 3 सेंटीमीटर होगा। 3 सेंटीमीटर ये निकल गया अपना ओ आर। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर। पहला मैंने बताया ना 3 बातें, पहली बात खत्म, पहली बात खत्म। दूसरी बात क्या, इस त्रिभुज को पकड़ना जरा। दूसरी बात बता रहा हूं अब, इस त्रिभुज को, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज को पकड़ो और यहां पर भी आप क्या लगा दो, पाइथागोरस। 3 बार पाइथागोरस लगवाऊंगा। एक समझ गए कहां पर लगाया, दूसरा समझो, एक उधर वाले में लगाया, अब एक इधर वाले में लगाओ। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दें, त्रिभुज PRT में, त्रिभुज PRT में पाइथागोरस लगाएंगे। 90 के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, तो PT का स्क्वायर बराबर TR का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, PT कितना है भाई, x स्क्वायर है, तो इसको x स्क्वायर लिख देंगे। बात करेंगे TR स्क्वायर, नहीं पता है, TR के बारे में कुछ नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर कितना, 16। इसको समीकरण संख्या 1 बना के यहीं पे छोड़ दो अभी, क्योंकि आगे हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है कि क्या होगा। कुछ कर सकते हो क्या आगे, नहीं कर सकते, छोड़ दो यहीं पे। अब तीसरी बात कौन सा त्रिभुज सर, तीसरी बात, तीसरा त्रिभुज ये वाला। 3 90 अंश के त्रिभुज लिया हूं, ये भी 90 अंश का वाला ही है, ये भी समकोण त्रिभुज है, यहां पर 90 अंश बन रहा है। कैसे पता सर आपको, यहां देखो OP एक त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 अंश के बराबर होता है। तो लिखेंगे OP परपेंडिकुलर टू PT, OP लंबवत है PT पर। यहां पर बात अपना लिख लेना आप, प्रमेय संख्या 10.1। क्या लिखोगे कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा समकोण होता है ना। लेकिन याद रखना त्रिज्या यहीं से बननी चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, स्पर्श बिंदु से। क्लियर है ये। तो त्रिभुज OPT में, तीसरे त्रिभुज में OPT में, क्या तीनों त्रिभुज देख पा रहे हो। सबसे पहले कहां लगाया था, इधर वाले में, फिर इधर वाले में, अब पूरे में लगा रहा हूं। तो ये आपको थोड़े से स्टेप्स याद होने चाहिए कि कौन कौन से त्रिभुज में खेलना है। ठीक है, जब पूरे में लगाओगे तब क्या हो जाएगा, 90 के सामने ये कर्ण है, ये क्या है, ये कर्ण है। 90 यहां पर है तो ये कर्ण बन गया, मतलब OT का स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। अब OT को तोड़ो 3 प्लस TR में, 3 ये हो गया, TR ये हो गया, तो OT को तोड़ दिया 3 प्लस TR में बराबर OP के बारे में कुछ पता है, OP हाँ सर 5 है, तो 5 का वर्ग। PT के बारे में हाँ सर x है, x का वर्ग। ठीक है, यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू TR बराबर 5 का स्क्वायर कितना, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का मान जो यहां आया था इसको उठा के यहां एक्स स्क्वायर की जगह पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे और किसका मान निकल के आएगा, TR का मान निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई यहां तक की बात। ठीक है, तो यहां से भाई समीकरण संख्या 1 से किसका मान, एक्स स्क्वायर का मान यहां रखने पर, तो सीधे मान रख रहा हूं मैं, यहां लिख दूं समीकरण 1 से मान रखने पर, 1 से एक्स स्क्वायर का मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान देंगे एक बार, 9 प्लस TR स्क्वायर, इसी को लिख रहा हूं मैं, 9 प्लस TR स्क्वायर प्लस 2 3 6 TR बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, ये सारी बातें, TR स्क्वायर प्लस 16, TR स्क्वायर प्लस 16, TR स्क्वायर प्लस 16। TR स्क्वायर से TR स्क्वायर को उड़ा दिया, क्या क्या चीजें बच रही हैं, 6 TR को यहीं रहने दो, 25 और 16 होता है 41 माइनस 9, 41 माइनस 9 कितना हो जाएगा भाई, 33 हो जाएगा क्या,
11 माइनस 9 2, 32 होगा, 33 नहीं होगा। तो यहां से टी आर का जो मान आ रहा है 32/6, 32/6 2 से उड़ा दो 16/3, 16/3 सेंटीमीटर आपका टी आर का मान आ रहा है। आपसे किसका मान पूछा जा रहा है? टीपी मतलब एक्स निकालना है। तो टीआर का मान समीकरण संख्या 1 में रख दो, टीआर का मान यहां पर 16/3 यहां रख दो, अपने आप एक्स का मान निकल के आ जाएगा। तो टीआर का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर कहां कराऊं? चलो अभी देखते हैं। यहां से मैं सीधे समीकरण संख्या 1 में मान रख रहा हूं, ठीक है, जगह कम है तो मैं लिख नहीं रहा हूं। आप यहां पर एक लाइन लिख लेंगे, टीआर का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर। तो देखो x² बराबर, यहां लिख देता हूं मैं छोटा सा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना, इतने में तो मैं सॉल्व कर दूंगा, समझना ध्यान से। x² बराबर TR² मतलब इसका स्क्वायर, 16/3 का होल स्क्वायर, TR² था तो TR का मान रख दिया +16, ठीक है, TR की जगह 16/3 लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब ध्यान दो यहां पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। x² बराबर 16/3 का होल स्क्वायर हो रहा है, 16 का स्क्वायर कितना 256, 3 का स्क्वायर कितना 9 + 16, एलसीएम ले लो, 256 + 16 9 144, सबके नीचे आ गया 9। इन दोनों को जोड़ दो, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4/9। तो ये x² का मान है। x का मान निकालेंगे, ये अंडर रूट में जाएगा, करड़ी में जाएगा, तो करड़ी में 420 होता है और 9 का मान 3 होता है। मतलब इसका आंसर कितना आ गया दोस्त? 20/3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में यही सेम टू सेम यही पूछा गया है, समझ रहे हो। कभी कभी डिजिट चेंज करके भी आया है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसमें कोई छेड़खानी नहीं, उठा के आपके बोर्ड एग्जाम में छाप दिया है। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कैसे 3 त्रिभुजों में 3 बार खेला मैंने पाइथागोरस, वो सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बेहतरीन 3 एग्जाम्पल किया, साथ साथ में हमने प्रमेय 10.2 किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है। मतलब कुल मिलाकर भाई आज की क्लास में जो भी कराया गया है, यहां से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल जबरदस्त तैयारी करनी है। अब टाइम नहीं है इतना कि हम सोचे कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, तो सब कुछ है। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूं, मतलब किसी भी कंडीशन में नींद में भी ऐसे उठा दूं आपको, पूछूं कि ये सवाल लगाओ, फटाफट से लग जाना चाहिए। इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी भाई। तो वीडियो को शानदार तरीके से लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हर एक जरूरी क्लास आपको टाइम टू टाइम डिलीवर होती रहे हमारी तरफ से। एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। ये हमारे टॉप कोर्सेज है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की क्लासेस कवर कराते हैं, और साथ में वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये सब कुछ करेंगे भाई, अपना ध्यान रखेंगे बेहतरीन तरीके से, क्योंकि जब बढ़िया रहेंगे, मन से तन से तंदुरुस्त रहेंगे, तभी जबरदस्त पढ़ाई कर पाएंगे आप। तो अपना ध्यान रखना है, जबरदस्त मैथ्स की प्रैक्टिस करना है। और बस आज के लिए तो इतना ही था, बढ़िया प्रैक्टिस करना। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो बढ़िया प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।